ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ट्रांसपोर्ट ऑफ मास हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द डिफ्यूजन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। हम लेके चले थे कि सपोज करो एक गैसेस सिस्टम है, वाई एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं और डिफरेंट लेयर की किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सपोज करो एक लेयर की कंसंट्रेशन n थी और दूसरी लेयर की कंसंट्रेशन है वो आपकी n+dn थी। तो क्या होगा, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो आपके मॉलिक्यूल्स का है वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट कितना होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके जो dn/dy यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है, तो जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जो n है, n मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कितना फ्लो होगा, जो कैपिटल N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, और वहां पे n कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, दैट इज कांस्टेंट ऑफ डिफ्यूजन। तो n इज इक्वल टू d कैपिटल D dn/dy, ये इक्वेशन हमने निकाल चुकी थी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इतना ही किया था। अभी आगे करते हैं हम। नेक्स्ट लेट अस कंसीडर, राइट डायग्राम बना लें। इसको भी हमने बनाया था आई थिंक लास्ट लेक्चर में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, सपोज जो ए बी लेयर थी, ए बी लेयर के अंदर जो हमारी कंसंट्रेशन थी मॉलिक्यूल्स की वो आपकी m थी। सीडी लेयर के अंदर जो कंसंट्रेशन थी, और ये लेयर कितनी डिस्टेंस पे मान रखी है, मीन फ्री पाथ। तो सीडी लेयर के अंदर जो कंसंट्रेशन थी n+dn/dy इंटू लैम्डा, और EF कंसंट्रेशन के अंदर जो आपकी लेयर के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो आपकी n+λ/dn/dy। हम मीन फ्री पाथ ही क्यों ले रहे हैं, और dn/dny इनको हम एनर्जी फिनोमिना में और मोमेंटम ट्रांसफर फिनोमिना में इसको बार बार पढ़ चुके हैं। अब बच्चों हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि इसको हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। लेट अस कंसीडर ए गैस फ्लोइंग, consider a gas flowing in layers, यानी जो गैस है वो हमारी किस में फ्लो कर रही है, इन लेयर्स पैरेलल टू ए फिक्स्ड एक्सिस OX। किसके पैरेलल, OX एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है। कंसीडर ए गैस लेयर AB, कंसीडर a gas layer AB situated at a normal distance, situated at a normal distance y from x-axis या OX-axis, from OX-axis। क्या लिखा है बच्चों हमने अभी, कि हमने एक गैस सिस्टम लिया है जो जिसमें गैस मॉलिक्यूल है पैरेलल लेयर्स में फ्लो कर रहे हैं, और वो पैरेलल लेयर्स किसके पैरेलल हैं, OX एक्सिस के, और Y एक्सिस के अलोंग उसी वहीं पे हमने एक AB लेयर ली है। जो AB लेयर है वो आपकी किसके पैरेलल है, Y एक्सिस यानी OX एक्सिस के पैरेलल है। जो आपकी AB लेयर है वो नॉर्मली कितनी डिस्टेंस पे ली, हमने Y एक्सिस पे ली है। यहां तक क्लियर है। लेट n बी द मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन,
let n be the molecular concentration. molecular concentration, concentration को हम कैसे बताएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. कंसंट्रेशन मींस यहां पे हम ब्रैकेट में लिख लें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. कंसंट्रेशन का मतलब क्या है भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो हमने n मान लिया इस सिस्टम के अंदर. n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है बच्चों, आप लिख लें, नोट्स बना लें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आगे लिखेंगे हम, आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो आगे लिखते हैं हम. पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन लिखे पर यूनिट वॉल्यूम इन ए लेयर ए बी. कंप्लीट करो उस लाइन को. इन ए लेयर ए बी, यानी ए बी जो हमने लेयर ली है इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है आपकी? एन है. ठीक है, एन कंसंट्रेशन मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, कंसीडर टू लेयर. फिर उसके बाद हमने क्या किया था? सी डी और ई एफ दो लेयर कंसीडर की थी. कितनी डिस्टेंस पे? मीन फ्री पाथ. ठीक है, कंसीडर two layers CD and EF above and below, यानी एक आपकी ए बी से अबव और दूसरी आपकी ए बी से बिलो. एट ए डिस्टेंस lambda, which is lambda means which is equal to mean free path of molecules. किसके इक्वल? मीन फ्री पाथ ऑफ molecules. ठीक है, एंड this implies molecular concentration in layer CD. बच्चों जो क्या लिखा हमने कि ए बी एक लेयर कंसीडर की थी जिसकी कंसंट्रेशन n थी, तो सी डी और ई एफ ए बी के ऊपर और नीचे दो लेयर कंसीडर किए हैं. तो ए बी लेयर पहले लिखते हैं हम किसकी कंसंट्रेशन? सी डी लेयर की, जो कि सी डी लेयर कितनी डिस्टेंस पे है? लैम्डा डिस्टेंस पे. ऊपर कुछ ना कुछ क्या है? कंसंट्रेशन ज्यादा. तो कितनी कंसंट्रेशन है सी डी लेयर की? n प्लस लैम्डा dn by dy. ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन इन लेयर EF लेयर की जो कंसंट्रेशन है n माइनस लैम्डा dn by dy. दैट लेयर और वी कैन से दैट EF लेयर इज बिलो फ्रॉम द लेयर AB. क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, आगे देखो. आगे हमने तीनों में पढ़ा है कि काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट्स क्या है. किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. यानी एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है तो वाई एक्सिस के अलोंग 1/3, वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के अलोंग 1/3, जेड एक्सिस के अलोंग 1/3, यानी तीनों के अलोंग मूव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है आपकी? इक्वल है. ठीक है, आगे लिखते हैं हम, इसमें कंटिन्यू करते हैं इसको. अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, according to postulates of the kinetic theory of gas, according to postulates of kinetic theory of gas,
theory of gas, the probability of molecules is equal to move along all the axes, that is x, y and z। यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है कि जो कोई भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके एक्स वाई जेड एक्सिस में मूव करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो आप बताएं बच्चों कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स moves in y-axis, y-axis के अलोंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। हर बार बताएं बच्चों, हमने लास्ट दोनों आर्टिकल में भी किया है। प्लीज टेल मी कितनी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज वाई एक्सिस में मूव करने की 1/3। ठीक है, अब वाई एक्सिस में भी बच्चों, वाई एक्सिस में आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ऐसे ही 1/3 एक्स एक्सिस में होगी तो एक्स एक्सिस के भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस, और ऐसे ही 1/3 प्रोबेबिलिटी आपकी जेड एक्सिस में होगी तो 1/3 जेड एक्सिस के लिए है। ठीक है, अब जेड एक्सिस भी 2 हैं, एक्स एक्सिस भी 2 हैं, वाई एक्सिस भी 2 हैं। हम वाई एक्सिस की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हम कंसीडर करके चले हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी लेयर में मोशन है वो हमारा किसके अलोंग है, वाई एक्सिस में, इसलिए हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। आउट ऑफ दिस देखो, आउट ऑफ दिस 1/6 हम सिर्फ वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/3, और वाई एक्सिस अपने पास कितने हैं, 2, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, इन दोनों में भी मूव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, इक्वल। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 1/6 molecules are move in upward direction, and 1/6 molecules moves in downward direction, 1/6 उनमें से अपवर्ड मूव कर सकते हैं और 1/6 डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इफ आगे लिख दो, इफ C bar is the average speed of these gas molecules, भाई अब गैस में हम एवरेज स्पीड की क्यों बात करते हैं, क्योंकि सपोज करो इस कंटेनर में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, टोटल n है, तो इस डायरेक्शन में जाने के लिए प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी 1/3, इसकी 1/3, सब में 1/3 है। तो ये कह रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एक्स एक्सिस में जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो वाई एक्सिस में जाएंगे, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो जेड एक्सिस में जाएंगे। ठीक है, तो अब जरूरी थोड़ी है गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड है एक जैसी हो, क्यों नहीं होगी, क्यों, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ टकरा रहा है, ये यहाँ टकरा रहा है, ये यहाँ टकरा रहा है, ये यहाँ टकरा रहा है, जैसे ही मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मोशन है वो जो रैंडम है तो उनकी स्पीड क्या होगी, अप एंड डाउन। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द कोलिजन मॉलिक्यूल्स भी आपस में टकरा सकते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स आल्सो
कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो स्पीड है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो इसलिए हम हमेशा किस बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो इसी में कंटिन्यू लिखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। Number of molecules, crossing from the layer CD and crossing layer AB, downward per unit area, per unit time, per unit area, per unit time is given as 1/6 C bar n plus lambda dn by dy, ठीक है। देखो बच्चों क्या था, ध्यान से सुनना, हमारे जो गैस मॉलिक्यूल हैं जो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में मूव कर रहे थे, तो वाई एक्सिस में फ्लो करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, एक्स एक्सिस में मूव करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और जेड एक्सिस में भी मूव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, ठीक है। तो वाई एक्सिस की बात करें हम, तो 1/6 ही आपके ऊपर की तरफ मूव करने की है और 1/6 ही आपके नीचे की साइड, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि इसकी बात कर रहे हैं हम, तो भाई यहां से यहां मूव हो रहा है यानी डाउनवर्ड हो रहा है, और यहां से हम यहां की फ्लो करें तो अपवर्ड हो रहा है, यानी वाई एक्सिस आपके ऊपर नीचे दोनों, ऊपर भी फ्लो हो रहा है और नीचे भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखो अब आपकी ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग फ्रॉम द लेयर CD लेयर AB डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इस बात को ध्यान से रखना बच्चों, जैसे एनर्जी में भी क्या थी, एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी ना होके एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट की टाइम की बात कर रहे थे, ऐसे ही सेम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो देखो 1/6 कांस्टेंट है, सी क्या थी बच्चों आपकी, एवरेज स्पीड, स्पीड की क्या यूनिट होती है, जल्दी बताएं कि क्या ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या नहीं है, यस और नो, जल्दी बताएं बच्चों, देख के ही पता लग रहा है, बहुत इजी सा एक्सप्रेशन है, यस और नो जल्दी बताएं कमेंट करके मुझे। ओके देखते हैं कि डाउनवर्ड किस में से, इस ये कंसंट्रेशन है भाई, सीडी लेयर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, ये किसको बता रहे हैं, कंसंट्रेशन को, ठीक है। लैम्डा क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस, हम इसको वेरीफाई करते हैं, लैम्डा भी डिस्टेंस है, dy भी डिस्टेंस है, तो n प्लस dn यानी ये सिर्फ किसको बताएगा, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, मॉलिक्यूल्स इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम अभी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, 1/6 तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और सी बार क्या है आपकी एवरेज स्पीड, स्पीड क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी L बाई टी लिख दो, लेंथ बाई टाइम। और वॉल्यूम को भी हम क्या बोल सकते हैं, L क्यूब। तो एक L से एक L कैंसिल, L स्क्वायर बच गया। तो क्या बचा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नीचे टाइम पर यूनिट टाइम, और पर यूनिट L स्क्वायर बचा। मींस L स्क्वायर को क्या बोलते हैं हमें, एरिया। एक L से एक L काट दिया था ना, तो क्या बचा, एरिया। तो क्या है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द लेयर फ्रॉम AB डाउनवर्ड ले रहे हैं, तो किस लेयर से, CD से AB को जो क्रॉस करेंगे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, 1/6 C बार n प्लस लैम्डा dn बाई dy। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली अपवर्ड बताओ क्या होंगे। सिमिलरली जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स द लेयर AB में किससे, EF से जो जाएंगे अपवर्ड में, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, 1/6 C बार n माइनस लैम्डा dn बाय dy। ठीक है, ये पूरी लाइन लिख लेना, आप पेपर में ऐसे ही मत करना। 1/6 C बार n माइनस लैम्डा dn बाई dy। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे नेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द लेयर AB। नेट, suppose this is equation number 1, this is equation number 2। net number of molecules, मॉलिक्यूल्स क्या आ रहे हैं बच्चों, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द लेयर AB पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इस बात को ध्यान रखना, पर यूनिट टाइम इज गिवन एज, क्या करते हैं भाई, ज्यादा क्वांटिटी में से कम को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/6 C बार n प्लस लैम्डा dn बाय dy माइनस 1/6 C बार n माइनस लैम्डा dn बाय dy। क्लियर है बच्चों यहां तक? आई थिंक सभी को क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? नहीं आया तो अभी बता दें कि समझ में नहीं आया, मैं आपको चाहे 4 बार पूछना तो भी बताऊंगी। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, 1/6 C बार, तो क्या बच गया, n प्लस लैम्डा dn बाई dy। यहां से 1/6 कॉमन चला गया, तो क्या बच गया, माइनस n, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा dn बाय dy। ठीक है, और इधर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n की बात कर रहे थे। ठीक है, पर यूनिट, ये n क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो क्या आ गया बच्चों, यहां से 1/6 C बार, n से n कैंसिल, लैम्डा dn बाई dy, लैम्डा dn बाई 2 लैम्डा dn बाई dy। 2 से यहां कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है बच्चों, यहां क्या आ गया आपका, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे जो आपका कैपिटल N है उसकी वैल्यू आ गई 1/3 C बार। 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, लैम्डा dn बाय dy। क्लियर है यहां से? क्लियर है बच्चों? एक और हमने जो स्टार्टिंग में जब कंसेप्ट बताया था कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, एज वी नो दैट ऑल्सो वी नो दैट जो n था हमारे पास, दैट इज dn बाय dy। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर A एंड दिस इज इक्वेशन नंबर B। 3rd 4th कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन
A and B, we get लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, dn बाय dy इज इक्वल टू 1/3 c बार लैम्डा dn बाय dy। क्लियर है बच्चों? यहां से dn बाय dny से dn बाय dny कैंसिल, तो कैपिटल D मीन्स दैट इज द कोफिशिएंट फॉर डिफ्यूजन। जो आपका कैपिटल D है वो क्या आ गया, दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू 1/3 c बार लैम्डा, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जो आपको पता है जो C बार है, we know that जो आपका C बार है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, T के, और लैम्डा किस में होता है, लैम्डा होता है T बाई P के। ठीक है, तो D क्या आ जाएगा, D आ जाएगा बच्चों आपके पास D आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो किसके आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ T। ठीक है, और D है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, T बाय P के। ठीक है, ये आपने पढ़ा है मीन फ्री पाथ में। सॉरी, देखो C होता है रूट T के और लैम्डा होता है T बाई P के। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो यहां से D नहीं, D है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ T, लेकिन लैम्डा में भी T आता है। ठीक है, लैम्डा में भी देखो बच्चों, यहां से डिफ्यूजन निकालेंगे, जो आपका C बार है एवरेज स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T बाई P के। तो C में जब हम पुट करें तो रूट T तो यहां से आता है और T यहां से आएगा, रूट T और T क्या आ जाएगा, D किसके प्रोपोर्शनल होगा, D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर T की पावर 3/2। क्लियर है, D है वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2, और जो D है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/P के। तो यदि मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखती हूं तो D आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 3/2/P। दैट इज द लास्ट रिजल्ट। तो क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन, या आ जाता है फाइंड एन एक्सप्रेशन डिफ्यूजन ऑफ कोफिशिएंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू पावर 3/2। ओके, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 वीडियो में हमने इस टॉपिक को बिल्कुल कवर कर लिया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। अब नेक्स्ट क्लास में हम तीनों ट्रांसपोर्ट फिनोमिना की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।